जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आरआरबी ग्रुप डी के जीके के थर्ड मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 20 में से 20 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 64 में। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 64 में लिखा है। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो आर्टिकल 52 में हो जाएगा राष्ट्रपति का उल्लेख। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में हो जाएगा? वो हो जाएगा 74 अनुच्छेद में उल्लेख हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 में है। और 74(1)(a) 74(1) में क्या लिखा है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राज्यपाल का उल्लेख किसमें है? राज्यपाल का उल्लेख हो जाएगा आर्टिकल 153 या आर्टिकल 153 में हो जाएगा राज्यपाल का उल्लेख। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत होती है? तो मान लीजिए ये हो जाएगा भारत का दक्षिणी भाग, जहाँ पे हो जाएगी श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगी। इधर हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे हो जाएंगे लक्षद्वीप। तो यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? यहाँ पे हो जाएगी पाक की खाड़ी, यहाँ पे हो जाएगी मन्नार की खाड़ी। तो ये किसके द्वारा पृथक होते हैं? पाक जलटमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा पृथक्कृत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मलक्का जल संधि की बात कर लेते हैं। तो मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो ये दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। और किस किस को अलग करती है? तो इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। तो इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। तो आपको इसे भी याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 100% पेपर में आने वाला क्वेश्चन, 100% पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। नोबल नोबल पुरस्कार है 2025 का। लाजलो क्राजलो हरकोई को किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है लाजलो क्राजलो हरकोई? ये हो जाएंगी साहित्य के क्षेत्र से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, क्योंकि नोबल पुरस्कार 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में। और मैं आपको बता दूं, नोबल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1901 से इसकी शुरुआत होती है। साहित्य का किसको दिया गया है 2025 का? वो दिया गया है लाजलो क्राजलो हरकोई का, इसको दिया गया है। और अब बचे हैं 5। तो हम प्रत्येक वीडियो में एक नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। प्रत्येक वीडियो में आज से आगे की 5 आने वाली वीडियो में हम एक नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे, जिससे कि आपके नोबेल पुरस्कार तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं बता दूं कि ये पुरस्कार कहाँ से वितरित किए जाते हैं। तो 1901 में इसकी शुरुआत होती है। तो ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से वितरित किए जाते हैं। लेकिन जो शांति वाला नोबेल पुरस्कार है, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है। आपको इसे भी याद रखना है। शांति वाला आपको याद रखना है, यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रदान किया जाता है। और बाकी सभी जो है 5 नोबेल पुरस्कार हैं, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से प्रदान किए जाते हैं। तो आपको इसे याद रखना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? लाजलो हरकोई को। तो ऑप्शन नंबर बी इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो अब फिलहाल में यूनेस्को में कितनी साइट हो जाएंगी हमारी? तो फिलहाल में यूनेस्को में हमारी 44 साइट हो जाएंगी, जिसमें से 40वीं कौन सी है? 40वीं की बात करें, जिसमें से 40वीं की 41, 42, 43 और 44, इन 44 की बात करते हैं। 40 से 44 की। तो 40वीं कौन सी हो जाएगी? ये हड़प्पा का एक स्थल है। हड़प्पा का स्थल हो जाएगा धौलावीरा। और कहाँ पे है? गुजरात में। धौलावीरा हो जाएगा हड़प्पा का एक स्थल। ये कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 41वीं की बात करते हैं। तो 41वीं हो जाएगी पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन 41वीं यूनेस्को साइट हो जाएगी।
42वीं की बात करें तो 42वीं में हो जाएगा होलेश्वर मंदिर कर्नाटक का। कर्नाटक का होलेश्वर मंदिर आपको इसे याद रखना है। कर्नाटक का होलेश्वर मंदिर 42 में हो जाएगा। 43वीं की बात करें तो 43वीं यूनेस्को साइट कौन सी हो जाएगी? अहोम राजवंश का टीला असम का हो जाएगा। अहोम राजवंश का टीला ये असम में हो जाएगा 43वीं यूनेस्को साइट। और 44वीं कौन सी हो जाएगी जो अभी अभी घोषित हुई है? वो हो जाएगी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप या मराठा सैन्य परिदृश्य, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 40वीं यूनेस्को साइट कौन सी है? धौलावीरा हो जाएगी। कहाँ पे? गुजरात में। 41वीं यूनेस्को साइट कौन सी हो जाएगी? पश्चिम बंगाल में, शांति निकेतन। 42वीं कौन सी हो जाएगी? होलेश्वर मंदिर कर्नाटक का 42वीं यूनेस्को साइट। 43वीं कौन सी हो जाएगी? अहोम राजवंश का टीला असम में। 44वीं यूनेस्को साइट कौन सी हो जाएगी? 44वीं हो जाएगी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप या मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें 12 किले शामिल है, जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में और एक किला कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन दो देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2025 का आयोजन किया गया है? तो कोंकण शक्ति 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? वो किया गया है भारत और यूके। भारत और इंग्लैंड के मध्य कोंकण शक्ति 2025 का आयोजन किया गया है। और ये कोंकण शक्ति 2025 को ही मत याद रखना। ये कोंकण शक्ति है, अभ्यास होता है, वो भारत और यूके के मध्य ही होता है, हर साल होता है। 2021 में हुआ था, 2022 में, 23 में, 24, 25 में, हर साल होता है। वो भारत और यूके के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, भारत और मालदीव के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और मालदीव के मध्य होता है एकता अभ्यास। एकता अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और मालदीव के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, IPv4 एड्रेस 4 भागों से मिलकर बनी एक संख्या की एक स्ट्रिंग है, जहां प्रत्येक भाग खाली जगह और खाली जगह के बीच की एक संख्या होती है। तो प्रत्येक भाग कहाँ से कहाँ तक की एक संख्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, IPv4 एड्रेस होता है, वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, कुछ अंक लिखे होते हैं, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगा होता है, फिर यहाँ पे कुछ अंक लिखे होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा होता है, फिर यहाँ पे कुछ अंक लिखे होते हैं, फिर एक पॉइंट लगा होता है, फिर यहाँ पे कुछ अंक लिखे होते हैं। तो कितने भाग हो गए? 1, 2, 3 और 4, ये 4 भाग हो जाते हैं। 4 भागों से मिलकर बना होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने पॉइंट होते हैं? इसमें 3 पॉइंट होते हैं। IPv4 एड्रेस में कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं या 3 बिंदु होते हैं। तो अभी पूछ रहा है कि ये संख्या होती है, जो वहाँ पे संख्या लिखी होती है इन चारों में, इन चारों ब्लैंकों में कुछ संख्या लिखी होती हैं। ये संख्याएं किन किन से लेके कहाँ कहाँ तक हो, कहाँ मतलब कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ कहाँ तक होती हैं? तो ये संख्याएं 0 से स्टार्ट हो सकती हैं, यहाँ पे मतलब 0 लिखा हो सकता है। यहाँ 0 से लेके 255 के मध्य हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे यदि 256 लिखा हो जाएगा, यदि 256 आ गया तो ये इनवैलिड IPv4 एड्रेस हो जाएगा। तो ये इनवैलिड IPv4 एड्रेस हो जाएगा। लेकिन ये संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 255 तक होती है। मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 255 हो सकती है। आपको इसे याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन CBT 2 या CBT 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, और NTPC में, NTPC CBT 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कितने बिंदु होते हैं, कितने भाग खाली होते हैं, और कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 255 तक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित हो जाएगा? वो जाएगा आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 85 की बात करें तो लोकसभा के सत्र को भंग करने की शक्ति और उन्हें सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को सत्राहूत कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। तो वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 75 में बात करें तो ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो और अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 किससे संबंधित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और वर्तमान में 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई ये हो जाएंगे 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 23 नवंबर को। इनका कार्यकाल समाप्त कब हो रहा है? 23 नवंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो 24 नवंबर से 53 नंबर के 24 नवंबर से 24 नवंबर से 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे अगले। तो वो कौन से होंगे? वो होंगे सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आपको इन्हें याद रखना है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत होंगे भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश और ये किसका स्थान लेंगे? जस्टिस बी आर गवई का। तो आपको इसे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समुच्चयन यहाँ पुनरावलोकन किससे अंगीकृत किए गए हैं? तो पुनरावलोकन किस देश से अंगीकृत किया गया है? तो जो ये किया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? बोलिए गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो प्रेसिडेंट पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा त्योहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा त्योहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? तो फाल्गुत्सव ये मनाया जाता है। रज पर्व ये नहीं मनाया जाता है। रज पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अली अलीगंग ये भी बनाया जाता है, बिहू ये भी बनाया जाता है, तीनों बनाए जाते हैं, लेकिन रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं माजुली द्वीप की। माजुली द्वीप कौन बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप बनाती है। आपको इसे याद रखना है। मान लीजिए ये हो जाएगा भारत, तो यहाँ से ही भारत हो जाएगा। तो यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चेमा युडुंग तिब्बत से इसका उद्गम हो जाएगा। तो यहाँ से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। और किस पर्वत से प्रवेश करती है? तो ये पर्वत हो जाएगा नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत से ये भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पे असम। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ पे असम में एक द्वीप बनाती है माजुली द्वीप। यहाँ पे कौन सा द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप बनाती है। और माजुली द्वीप को विश्व का नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं। माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ द्वीप कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी थी राजगृह। फिर बाद में स्थानांतरित हो गई। फिर बाद में क्या हो गई? बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो पंजाब में कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का? खोज दीजिए। ये कहाँ पे है? ये हो रहा है पाकिस्तान में। ये कहाँ पे हो जाएगा? ये पाकिस्तान में हो जाएगा। बालू ये हो जाएगा हरियाणा में। बनावली ये भी हरियाणा में। तो ये दोनों हरियाणा में हो जाएंगी। और रोपड़ है जो पंजाब में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? सबसे पहले बात कर लेते हैं तीसरी अनुसूची की। इसमें क्या है? इसमें हो जाएगा शपथ का उल्लेख। इसमें क्या हो जाएगा? शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये हो जाएगा चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या हो जाएगा? तो पांचवी अनुसूची में हो जाएगी अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लोगों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो ये हो जाएगा पांचवी अनुसूची में। आठवीं अनुसूची की बात करें तो 22 भाषा को उल्लेख कौन सी अनुसूची में हो जाएगा? आठवीं अनुसूची में। अब आठवीं अनुसूची के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे मैं, लेकिन आपको आठवीं अनुसूची को पूरी पढ़ा दूंगा। जैसे अब आठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी?
तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। फिर 15वीं भाषा कब जोड़ी जाती है? 15वीं भाषा सबसे पहले तो कौन सी होती है? तो सिंधी होती है। 15वीं भाषा कौन सी होती है? सिंधी होती है। और कब जोड़ी जाती है? तो ये जोड़ी जाती है 21वें संविधान संशोधन के तहत। 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी जाती है? 15वीं भाषा जोड़ी जाती है। वो कौन सी होती है? सिंधी भाषा होती है। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। तो वो हो जाएंगी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये हो जाएंगी 3 भाषाएं। और ये कब जुड़ जाते हैं? 71वें संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पे टोटल भाषाएं कितनी हो जाएंगी? 18 भाषाएं हो जाएंगी यहाँ तक। फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। वो हो जाएंगी बोडो, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं और हो जाएंगे 21वां संविधान संशोधन, 71 और 92। इन 3 संविधान संशोधन के तहत ये भाषाएं जोड़ी 8 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और 15वीं भाषा कौन सी होती है? सिंधी होती है। 71वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? तो ये हो जाएंगी 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने सभी क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। फिलहाल में कितनी है? तो 22 भाषाएं हो जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत है? तो ये किस में हो जाएगा? एससी और एसटी के लोगों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46 को तुम देखोगे तो वहाँ पे लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। द ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में क्या है? तो शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किस में है? शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की बात और कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा जाता है। और इसमें कौन सा भाग जोड़ा जाता है? तो आर्टिकल 4A और भाग 4A और आर्टिकल 51A ये जोड़े जाते हैं। और जब जोड़े थे, जब कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो जब 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11 मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा जाता है। और ये कब जोड़ा जाता है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा जाता है। और इसमें क्या लिखा है? जैसे 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में हो जाएंगे। और संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन डिटेल में समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है। तो मान लीजिए ये भारत हो जाएगा। मैं भारत बना देता हूँ छोटा सा। तो मान लीजिए ये हो जाएगा भारत। तो यहाँ पे है तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। या उत्तर पूर्वी मानसून लौट के आता है, तो इसमें आर्द्रता नहीं होती है, जिसके कारण ये वर्षा कराने में असमर्थ होता है। लेकिन जब ये आता है तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ले लेता है, जल ले लेता है। और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, इसको भी याद रखना, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर ये वर्षा कराता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा किसे प्राप्त होती है? तो वो हो जाएगी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आदिम निर्वाह कृषि और संबंधित राज्य के असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो आज ये है आदिम निर्वाह कृषि और ये हो जाएंगे उनके राज्य। तो पोंडू आदिम निर्वाह कृषि किस में होती है? आंध्र प्रदेश में होती है, ये तो सही हो जाएगा। कोरबा झारखंड में होती है। और दैया मध्य प्रदेश में। तो ये तो तीनों राइट हो जाएंगी। लेकिन कॉमन होती है वो केरल में नहीं होती है, कॉमन होती है उड़ीसा में। कॉमन कहाँ होती है? वो होती है उड़ीसा में। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने रोलेफ्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो रोलेफ्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होगी। तो रोलेफ्ट सत्याग्रह किसके विरोध में शुरू किया था? तो रोलेफ्ट सत्याग्रह शुरू किया था रोलेफ्ट एक्ट के विरोध में। तो रोलेफ्ट एक्ट के विरोध में रोलेफ्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और ये 1919 में ही स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में क्या शुरू किया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर
20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार काम के बदले अनाज फूड फॉर वर्क कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? तो कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? वो हो जाएगा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, डेटा का जो संचरण होता है वो एक दिशा से ही होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा आपको, रेडियो। रेडियो में क्या होता है, डेटा का संचरण एक तरफ से होता है, या उधर से जो संकेत आते हैं, जो आता है, जो सिग्नल आते हैं, जो संचरण या डेटा आता है, हम उसी को सुन सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। उसे कहते हैं डेटा का संचरण। और लेकिन फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स में डाटा का संचरण होता है वो द्वि दिशा में होता है, दोनों दिशा में होता है। इसके एग्जांपल बात करूँ, जैसे चैट, हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, हम दोनों दिशाओं से डाटा का संचरण करते हैं। या वीडियो कॉल की बात करें, वीडियो कॉल, इसमें डाटा का संचरण कैसे होता है, दोनों दिशाओं में होता है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स की बात करें, हाफ डुप्लेक्स में डाटा का संचरण होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय पर एक ही काम कर सकता है। जैसे हम चैट करते हैं ना, तो एक समय पर उधर से मैसेज आ गया, फिर 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 ये चाहे पड़े 0 सेकंड का अंतर, लेकिन 0.1 सेकंड का अंतर पड़ता है, इधर से मैसेज भेजेंगे और उधर से मैसेज भेजेंगे तो एक साथ नहीं भेज सकते। यहाँ तो पहले उधर से मैसेज आएगा या पहले इधर से ये मैसेज जाएगा, तो एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में डाटा का संचार एक समय पर हो जाता है। जैसे हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो एक समय पर वो भी बोल सकते हैं और हम भी बोल सकते हैं, इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? तो वो बजाई थी बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां ने बजाई थी स्वतंत्रता के समय शहनाई। और इन्हें भारत एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, भारत के चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न इनको कब मिला था, आपको इसे याद रखना है। तो 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत रत्न के मैंने आपको बता दिया, भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? तो 1954 से भारत रत्न की शुरुआत होती है। और इस शुरुआत में किन लोगों को दिए गए थे? शुरुआत में 3 लोगों को दिया गया था, 1, 2 और 3, 3 लोगों को दिया गया था। प्रथम कौन थे? प्रथम हो जाएंगे सीवी रमन, और मतलब पहले सीवी रमन, दूसरे हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण और तीसरे होंगे सी राजगोपालाचारी। तो शुरुआत में इन 3 लोगों को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी लगी होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।